लास्ट टेक्निक जो है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन की प्रोटियोमिक्स में जो यूज़ होती है फॉर प्रोटीन थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, वो है क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. As the name indicates, it is the subtype of any electron microscopy techniques जिनमें आप लोगों ने शायद दो पहले पढ़ी हुई हैं, that is scanning electron microscopy and transmission electron microscopy. ये आपके electron microscopy की further subtypes हैं, जिसके अंदर क्या किया जाता है कि आपके मॉलिक्यूल को यूजिंग इलेक्ट्रॉन बीम्स जो है बम्बार्ड किया जाता है, ताकि आपके पास जो है वो लोएस्ट रेजोल्यूशन जो है, यानी कि जो मिनिमम उसके अंदर जो पॉइंट्स हैं या जो उसके अंदर मिनिमम डिटेल्स हैं, मिनिमम लेवल डिटेल्स जो हैं, यानी कि एटॉमिक पोजीशंस और ये सारी चीज़ें, तो उन सब चीज़ों को फिगर आउट किया जा सके, उन सब चीज़ों को फाइंड आउट किया जा सके. इसके लिए जो है वो क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है वो यूज़ होती है. ये अब आप क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है ये आपकी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी TEM, टेम आप लोगों ने पढ़ी होगी या टेम सुनी हुई होगी. स्कैनिंग को सैम बोलते हैं और इसको टेम बोलते हैं. ये आपकी जो है ये यूज़ की जाती है. ये इसी क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बेसिकली टेम ही का एक जो है आप कह लो कि advanced version है. Cryo-electron microscopy is a powerful tool for macromolecular to near atomic resolution structure determination in the biological sciences. अब यहाँ पर आप देख सकते हो उन्होंने कहा है कि ये आपका क्या है कि मैक्रोमोलिक्यूलर, ये पावरफुल टूल है फॉर मैक्रोमोलिक्यूलर, बहुत बड़े मॉलिक्यूल का, कहाँ तक का, नियर एटॉमिक रेजोल्यूशन स्ट्रक्चर, के एटॉमिक लेवल का जो रेजोल्यूशन स्ट्रक्चर है या एटॉमिक लेवल पे जो उसका स्ट्रक्चर शो हो रहा है, शो हो रहा है या वो उसके पास है, उसको वो डिटरमिन करने के लिए, फिगर आउट करने के लिए बायोलॉजिकल साइंसेस में क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज की जाती है. द स्पेसिमेन इज मेंटेन्ड इन अ नियर नेटिव एनवायरनमेंट. अब जो स्पेसिमेन है उसको उसके नेटिव एनवायरनमेंट क्या है, जो उसका ओरिजिनल एनवायरनमेंट है. एज वी ऑल नो कि जो प्रोटीन्स हैं वो किस फॉर्म में होती हैं. प्रोटीन्स आर इन द फॉर्म ऑफ, ये सॉफ्ट बॉर्डर्ड हैं और उसके अलावा इनके इर्द गिर्द जो है वाटर मॉलिक्यूल, एक्वस मीडियम या आप कह लो कि लिक्विड मीडियम मौजूद होता है. ठीक है. अब नेटिव एनवायरनमेंट उसका क्या है कि ऑब्वियसली दैट इज एक्वस मीडियम. तो इसके अंदर क्या किया जाएगा कि आपकी जो मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, जिस मॉलिक्यूल को स्ट्रक्चर डिटरमिन करना है, उसको किसी और फॉर्म में मॉडिफाई नहीं किया जाता. इंस्टेड उसकी नेटिव फॉर्म जो है वो ही यूज़ की जाती है, सो दैट उसके अंदर जो है मिनिमम लेवल के जो जो भी स्ट्रक्चर डिटेल्स है वो आ सके. The images can then be processed via a number of computational methods to produce three dimensional information. अब इसके अंदर क्या किया जाता है, ये आपके आगे उसके बाद इसको जो है इसके अंदर क्या है, द इमेज कैन बी देन बी प्रोड्यूस्ड बाय नंबर ऑफ कंप्यूटेशनल प्रोसेस्ड बाय अ नंबर ऑफ कंप्यूटेशनल मेथड्स टू प्रोड्यूस थ्री डायमेंशनल इंफॉर्मेशन. इसके अंदर इमेज जो है उसको उसको ऐसे प्रोसेस किया जाता है कंप्यूटेशनल मेथड्स को यूज करते हुए, ताकि आपके पास थ्री डायमेंशनल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोड्यूस हो सके. अब इसके अंदर रिसेंट एडवांसेस आई हैं सैंपल प्रेपरेशन के लिए, ताकि आपका जो सैंपल है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जो है स्ट्रक्चर उसका फाइंड आउट हो सके, फिगर आउट हो सके. उसके अलावा इमेजिंग में बेहतरी आई है. इमेजिंग की वजह से इमेजिंग को 2D इमेजिंग को बाद में 3D इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है. जितना अच्छा 2D इमेज होगा उतनी अच्छी 3D कन्वर्जन हो सकती है. एंड डाटा प्रोसेसिंग है led to tremendous growth in the field of cryo-electron microscopy by providing higher resolution structures and the ability to investigate macromolecular within the context of the cell. इसका हमें फ़ायदा क्या है कि जिस तरह हम लोगों ने एक्स्ट्रा क्रिस्टलोग्राफी पढ़ी थी, एक्स्ट्रा क्रिस्टलोग्राफी में पहले तो प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको हम फिर आगे फर्दर क्रिस्टलाइन फॉर्म में करते हैं.
इसका फ़ायदा क्या है कि इसके अंदर हमें प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ता, इंस्टेड वी कैन ईज़िली यूज़ एज़ सच प्रोटीन जो आपके सेल के अंदर मौजूद है, उसी के साथ उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। Here we review developments in sample preparation methods and substrates, detectors, phase plates, and cryocorrelative light and electron microscopy that have contributed to this expansion. ठीक है, ये अब उसने अपना आर्टिकल का बताया हुआ है, आप देख सकते हो, दैट इज एन आर्टिकल। तो उसने अपने आर्टिकल का बताया हुआ है कि आर्टिकल किस चीज को कर रहा है। अब उसने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, cryo-electron microscopy (cryo-EM) techniques were pioneered in order to retain specimen hydration and reduce electron beam damage to the specimen during direct imaging and electron diffraction in the transmission electron microscope. अब इसके अंदर आप देख सकते हो जो है इसको यूज करने का सबसे पहले या इसको इस टेक्निक को बनाने का फ़ायदा क्या था कि मकसद क्या था कि सबसे पहले यही था कि जो आपका स्पेसिमेन है वो अपना वाटर लेवल रिटेन रख सके। ज़ाहिर है जब आपका स्पेसिमेन वाटर लेवल रिटेन नहीं रख सकता था, डिहाइड्रेटेड फॉर्म में चला जाता था, उसकी वजह से उसके अंदर जो है वो बहुत सारे चांसेस हो जाते थे कि वो अपना स्ट्रक्चर लॉस कर जाएगा। were pioneered in order to retain specimen hydration and reduce electron beam damage। और इसी तरह दूसरा इसका फायदा क्या था कि टाइम जो यूज़ की जाती थी, जो ट्रेडिशनल टाइम यूज़ की जाती थी, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन और डायरेक्ट इमेजिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो डैमेज हो जाती थी। उसके इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो आपके स्पेसिमन को बहुत ज़्यादा डैमेज दे देती थी। ज़ाहिर है जब इलेक्ट्रॉन बीम आप करोगे तो उसकी वजह से आपके स्पेसिमन के अंदर मौजूद जो आइटम्स हैं वो अपने आप को एक्साइटेड स्टेट में ज़ाहिर है जाएँगे और एक्साइटेड स्टेट में जाने की वजह से बहुत सारे जो स्पेसिमेन है वो ख़राब हो जाता था। इसको देखते हुए जो है वो आपका सबसे पहले क्या किया गया कि आपके कैटालाइज़ किए गए क्रिस्टल्स को initial work focused on catalase crystals preserved in a thin film of vitreous ice। अब इसके लिए क्या किया गया, अब इसके अंदर ये नहीं है कि इसके अंदर सैंपल प्रेपरेशन नहीं होती, इसके अंदर भी सैंपल प्रिपेयर करना पड़ता है, बट सैंपल प्रिपरेशन जो है वो पीछे वाले जो दो मेथड्स आप पढ़ चुके हो उनसे फ़र्क है, उनसे ज़रा इस तरह से फ़र्क है कि इसके अंदर आप नेटिव एनवायरनमेंट उसे दे रहे हो, ठीक है? नेटिव एनवायरनमेंट की वजह से आपका जो प्रोटीन है या जो आपका सैंपल है, वो ज़्यादा हार्शली प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा और उसके अलावा ज़्यादा वो हार्श कंडीशंस में नहीं जाता। अब यहाँ पे सब्सिक्वेंटली अब इसके अंदर उन्होंने क्या कहा है, सबसे पहला जो काम था, जो स्टार्टिंग जब ये हुई है, तो इसके अंदर क्या किया था, कैटालिस्ट कैटालेस जो है उसको यूज किया गया था, कैटालेस क्रिस्टल्स बनाए गए थे, उसको प्रिजर्व किया गया था थिन फिल्म में। थिन फिल्म किसकी थी? विट्रस आइस की थी, ठीक है? विट्रस आइस जो है वो एक कंपाउंड है ताकि आप वो आपकी बारीक थिन लेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और अपने अंदर सेल को और या फिर आपके जो एंजाइम्स हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह प्रिजर्व कर सकता है। सब्सिक्वेंटली सस्पेंशंस ऑफ वायरसेस एंड अदर सैंपल्स वर विट्रीफाइड एंड इमेज। इसके बाद क्या किया गया कि आपके पहले जो है वो एक एक मॉलिक्यूल को और उसके बाद में क्या किया गया, पूरे पूरे वायरसेस और उसके अलावा दूसरे सैंपल्स सेल सैंपल्स थे, उनको फिर इसी तरह विट्रीफाई किया गया और उनके इमेजेस जनरेट किए गए, फंक्शनली एक्सटेंडिंग क्रायो ईएम टू स्ट्रक्चरल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ब्रॉड रेंज ऑफ टारगेट्स। और इस तरह क्या किया गया कि क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को एक्सटेंड किया गया ताकि वो आपके स्ट्रक्चरल ज़्यादा रेंज के टारगेट्स को के स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए और स्ट्रक्चर को ज़्यादा बेहतर बना के दिखाने की कैपेबल हो जाए। अब उसके बाद क्या किया गया कि आपके जो हुआ क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी या टोमोग्राफी भी इसको बोलते हैं, क्रायो इलेक्ट्रॉन टोमोग्राफी भी इसे बोलते हैं। अब इससे सबसे ज़्यादा जो सैंपल्स प्रिपेयर किए जाते हैं, एक्वा सैंपल, उनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है? फर्स्ट अप्लाई किया जाता है a liquid of a suspension to an electron microscope।
सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को लिक्विड ऑफ सस्पेंशन जो है वो अप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ग्रिड पे। फिर उसके बाद ब्लॉट किया जाता है ग्रिड को टू नियर ड्राइनेस, इतना कर दिया जाता है कि तकरीबन ड्राई हो जाए, लेकिन completely dry नहीं किया जाता, and then rapidly plunge freezing it in liquid ethane or liquid propane cooled to cryogenic temperatures। अब इसके अंदर क्या है कि उसके बाद उसको क्या किया जाता है, रैपिडली उसके अंदर से उसको प्लंज कर दिया जाता है। प्लंजिंग आउट आई गेस आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि ये इंग्लिश का वर्ड है। प्लंज किया जाता है, इतनी तेजी से किया जाता है कि आपके जो लिक्विड है उसके ऊपर सॉरी वो जो आपका ये ब्लॉट किया गया था उसको जो है वो इतनी तेजी से प्लंज किया जाता है लिक्विड इथेन में या लिक्विड प्रोपेन में कि ये प्रोपेन में कि ये जो आपका यहाँ पर ये लिक्विड जो उसके ऊपर लिक्विड जो उसके ऊपर दिया हुआ है या वो जिसको आपने ब्लॉट आउट करके नियर ड्राइनेस तक ले गए हो, वो क्रायोजेनिक टेम्परेचर्स तक जो है वो क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे कूल हो जाए। This method effectively preserves a biological sample in a thin layer of vitreous non-crystalline ice in a near native state। और इसकी वजह से क्या है कि आपका जो ये मेथड है, इसकी वजह से बायोलॉजिकल सैंपल जो है वो बहुत बारीक सी लेयर जो कि विट्रस होती है, नॉन क्रिस्टलाइन आइस की बनी हुई होती है, उसके अंदर आपका जो सैंपल है वो अपने नेटिव स्टेट में ही ऑलमोस्ट प्रिजर्व हो जाता है, बिल्कुल नेटिव स्टेट में नहीं, नियर टू नेटिव स्टेट में प्रिजर्व हो जाता है। Continued developments to specimen preservation equipment and method by research groups and EM manufacturers have improved the quality and reproducibility of cryo EM grids prepared। ठीक है, अब जाहिर है एक दफा बन गया है, उसके बाद उसके ऊपर फर्दर जल्दी काम किया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1974 में इसका इनिशियल वर्क हुआ था, 1988 तक ये वाला जो नॉन क्रिस्टलाइन आइस के अंदर उसका जो नेटिव स्टेट है उसको सैंपल को प्रिजर्व करने का इफेक्टिव मेथड जनरेट हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता मजीद अब आप देख सकते हो कि अब बहुत सारा आगे भी काम हो गया हुआ है। The cryo-preserved specimens are then loaded into grid holders। उसके बाद क्रायोजेनिक प्रिजर्व जो हो गए हैं आपके स्पेसिमेंस, उनको ग्रिड होल्डर्स के अंदर रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्रायो होल्डर्स विच मेंटेन द स्पेसिमेन एट क्लोज टू liquid nitrogen temperatures in order to minimize the डिविट्रिफिकेशन और वार्मिंग ऑफ द स्पेसिमेन। अब यहाँ पर क्रायो होल्डर्स के अंदर उसको जब प्रिजर्व स्पेसिमेन को रखा जाता है, उसके बाद क्या होता है, ये आपका क्रायो होल्डर जो है ये हेल्प आउट करता है कि आपका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है आपके जिसके अंदर आपने स्पेसिमेन को फ्रीज किया हुआ है, वो टेम्परेचर जो है वो वार्म अप ना हो। वार्म अप क्यों होगा, जाहिर है जब इलेक्ट्रॉन बीम उसमें से क्रॉस करनी है तो वो वार्म अप होने के चांसेस मौजूद होते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। किसी भी तरह की आप बीम की बात कर लो तो उसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो फर्क पड़ जाता है प्रीवियस से। तो आपके जो ये क्रायो होल्डर हैं ये आपका हेल्प आउट करेंगे कि आपका जो स्पेसिमन फ्रीज्ड स्पेसिमन है उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखें और वो डीवेट्रिफिकेशन या फिर उसका वार्मिंग पे ना जाए। There have been many improvements made to these holders since their introduction in the late 1970s. Many of the cryo holders available may be used in standard side entry microscopes। अब उसमें उनकी लोकेशन बताइए कि वो किस तरह से यूज किए जाते हैं। साइड एंट्री माइक्रोस्कोप्स के अंदर वो यूज किए जाते हैं इन ऑर्डर टू प्रिजर्व स्पेसिमेन integrity and to facilitate high throughput data collection। EM companies began to design and produce instruments with multi specimen cartridge style systems in which 3 to 12 individual specimens can be loaded into the column of the microscope। अब यहाँ पर आप देखो कि आपके पहले जब आया है जाहिर है तब एक ही सैंपल एट अ टाइम रीड होता था, अब इसको जो है वो फर्दर किस तरह से किया जा रहा है कि अब आपके कुछ ऐसी EMs आ गई हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स ऐसी आ गई हैं जिनके अंदर उसके 12 इंडिविजुअल स्पेसिमेंस जो हैं एक ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के कॉलम में रखे जा सकते हैं, सॉरी लोड किए जा सकते हैं, रखे नहीं जा सकते। Next is simultaneously improvements to overall microscope stability, the use of field emission, electron sources, computer control, and the automation of standard functions enabled the beginning of the revolution in cryo EM। अब यहाँ पर जो फील्ड थी एमिशन
साइमल्टेनियसली इसके बाद जो है आपकी माइक्रोस्कोप की स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव किया गया है। यही नहीं कि सैंपल के प्रिजर्वेशन को इम्प्रूव किया गया है, माइक्रोस्कोप की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है। उसके अंदर जो यूज होने वाली फील्ड एमिशन इलेक्ट्रॉन सोर्सेज हैं उनको इम्प्रूव किया गया है। कंप्यूटर के साथ जाहिर है अब आपके इलेक्ट्रॉन को चूंकि हम खुद अपनी आंखों से डायरेक्टली नहीं देख सकते, आपकी जो हम इसको डायरेक्टली चूँकि नहीं देख सकते इलेक्ट्रॉन्स को, उसकी वजह से हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है इसको कंप्यूटर के साथ किसी सॉफ्टवेयर के साथ जो है वो अटैच किया जाता है सो दैट उसके ऊपर इमेजिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर आ सके। तो ये जो कंप्यूटर कंट्रोल उसको कर रहा है उसके को भी ओवरऑल इम्प्रूव किया गया है। एंड द ऑटोमेशन ऑफ द स्टैंडर्ड फंक्शंस enabled the beginning of the resolution revolution in cryo-electron microscope। उसकी वजह से क्या है कि बिगनिंग किस चीज़ की हुई है, रेजोल्यूशन रेवोल्यूशन की, कि आपके रेजोल्यूशन जो है वो बेहतरी की तरफ आया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक में। बाय फैसिलिटेटिंग द एक्विजिशन ऑफ हाई क्वालिटी ईएम डाटा बोथ ऑन फिल्म एंड सीसीडी कैमरास वाया ऑटोमेटेड रूटीन्स। ये उसके दो तरीके कि आपके जो हाई क्वालिटी ईएम डाटा आता है वो किस पे आता है, वो फिल्म पे भी आता है और सीसीडी कैमरास यूज किए जाते हैं ताकि आपके पास बेहतर इमेजिंग आ सके, बेहतर डाटा आ सके। अब उसके बाद जो सैंपल्स प्रिपेयर्ड होते हैं वो सिंगल पार्टिकल एनालिसिस के बेस के ऊपर क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर टिपिकली प्योरीफाइड होमोजेनियस प्रोटीन्स माइक्रोमोलिक्यूल्स और वायरसेस। सैंपल्स जो आपके सिंगल पार्टिकल एनालिसिस के लिए यूज किए जाते हैं या प्रिपेयर किए जाते हैं क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, वो क्या होते हैं, प्योरीफाइड प्रोटीन्स होती हैं, होमोजीनियस प्रोटीन्स मतलब सेम प्रोटीन्स होंगी। उसके अलावा मैक्रोमोलिक्यूल हो सकते हैं कोई भी, या फिर वायरसेस हो सकते हैं। Ideally, the sample is vitrified with particles in random orientation within a uniform layer of ice। अब ideally क्या किया जाता है, जो sample है उसके जो particles हैं उनको random orientations पे जो है वो uniform layer of ice के ऊपर stick कर दिया जाता है। After imaging, the particles are identified, aligned and classified and reconstructed to produce a three-dimensional map। उसके बाद इमेजिंग उसकी की जाती है और इमेजिंग के बाद पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको अलाइन किया जाता है कि वो किस तरतीब से आएंगे, उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है कि वो कौन सी टाइप है, एंड फिर उसके बाद उसके जो इमेज आ रहे हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि थ्री डायमेंशनल मैप जो है वो जनरेट किया जा सके। हेट्रोजेनियस सैंपल्स सच एज प्रियोमॉर्फिक वायरसेस, बैक्टीरिया और मेमेलियन सेल्स आर मोर रेडली स्टडीड यूजिंग क्रायो इलेक्ट्रॉन टोमोग्राफी। हेट्रोजीनियस सैंपल्स जिनके अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोटीन या मोर देन वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, उनको ज्यादातर क्रायो इलेक्ट्रॉन टोमोग्राफी के थ्रू जो है वो स्टडी किया जाता है। इन विच अ कलेक्शन ऑफ इमेजेस ऑफ वेट्रिफाइड सिंगल फीचर ऑन द ग्रिड इज एक्वायर्ड एट वेरियस टिल्ट्स प्रोड्यूसिंग अ टिल्ट सीरीज। अब जैसा एनएमआर में भी आपने पढ़ा था कि वो सिर्फ सिंगल टाइम नहीं, मल्टीपल टाइम्स जो है वो बनाता है, और एक्सरे में भी मल्टीपल प्लेन्स फेजेस जनरेट होते हैं और उन फेजेस को फिर कंबाइन किया जाता है। इसी तरह इसमें भी क्या है कि जब आप एक सिंगल सेल ले रहे हो तो सिंगल सेल को एक दफा में नहीं बल्कि उनको उनके डिफरेंट टिल्ट्स से उनको थोड़ा थोड़ा टेढ़ा करके उनकी डिफरेंट टिल्ट्स ली जाती हैं और उसके बाद उनकी ग्रिड्स के बेस के ऊपर इमेजेस कलेक्ट किए जाते हैं और फिर उनके वो जो टिल्ट सीरीज है उसके साथ उसको रिप्रोड्यूस किया जाता है। द इमेजेस ऑफ द टिल्ट सीरीज आर देन कंप्यूटेशनली बैक प्रोजेक्टेड, फिर उनको कंप्यूटेशनली बैक प्रोजेक्ट किया जाता है टू जनरेट अ 3D रिकंस्ट्रक्शन और टोमोग्राम of the sample। Homogeneous components within the tomogram can be extracted and further analyzed using subtomogram averaging। आपके जो होमोजीनियस का उसके कंपोनेंट्स हैं, जो मिलते जुलते कंपोनेंट्स हैं या एक जैसे कंपोनेंट्स हैं, उनको आपको टोमोग्राम में जो मौजूद हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर फर्दर उनके जो सब टोमोग्राम एवरेजिंग है उसको एनालाइज उसको यूज करते हुए उन्हें एनालाइज किया जाता है। Recent advances in sample preparation, imaging, and data processing have led to dramatic expansion of cryo-electron microscopy in structural biology. The workflow for structure determination of cryo-electron microscopy is given below. Sample optimization is achieved by one of the over several freezing steps। अब आपकी सैंपल ऑप्टिमाइजेशन के साथ सेवरल फ्रीजिंग स्टेप्स के साथ की जाती है, उनमें से कोई भी यूज किया जा सकता है। विट्रिफिकेशन ऑफ अ थिन फिल्म सैंपल फॉर एसपीए क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी सिंपल
सॉरी सिंगल जो आपका सैंपल है उसको यूज करने के लिए, और क्रायो इलेक्ट्रॉन टोमोग्राफी और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है वो एक ही है, is accomplished by plunge freezing. Large sample volumes, including confluent cell layers and tissue, may be vitrified using pressure by high pressure freezing. HPF दोनों सैंपल्स को प्रिपेयर करने के लिए मेथड फर्क है, एक मॉलिक्यूल है तो उसके लिए सिंपली उसको प्लंज आउट किया जाता है प्लंज फ्रीजिंग के साथ, और उसके ऊपर सैंपल के ऊपर थिन लेयर के ऊपर जो है वो विट्रीफाई कर दिया जाता है। अगर लार्ज सैंपल है तो उसको क्या किया जाएगा, उसको प्रेशर के साथ हाई प्रेशर फ्रीजिंग के साथ उसको विट्रीफाई किया जाता है। और सेल्फ प्रेशराइज्ड रैपिड फ्रीजिंग, इसके अलावा दूसरा जो मेथड हाई प्रेशर फ्रीजिंग के अलावा सेल्फ प्रेशराइज्ड रैपिड फ्रीजिंग भी यूज किया जाता है। द सैंपल में बी फर्दर प्रोसेस्ड आफ्टर विट्रिफिकेशन ऑफ बाय थिनिंग the sample may be further processed after vitrification of thinning focused ion बीम मिलिंग। अब उसके बाद उसने क्या किया, सैंपल को फर्दर प्रोसेस किया जाता है विट्रिफिकेशन के बाद। किस तरह से कि थिनिंग आपके जो है वो आपकी क्रायो फोकस्ड आयन बीम मिलिंग जो है वो यूज की जाती है, और क्रायो सेक्शनिंग यूज की जाती है ताकि आपके थिनिंग की जा सके, और एग्जामिन्ड बाय क्रायो को रिलेटिव लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, या फिर उसको एग्जामिन और उसको या फिर उसको एग्जामिन किया जाता है क्रायो को रिलेटिव लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू। किससे, बिफोर ईटी इमेजिंग, इलेक्ट्रो क्रायो इलेक्ट्रॉन इमेजिंग की इमेजिंग से पहले, एंड इमेज प्रोसेसिंग और इमेज प्रोसेसिंग से भी पहले इस काम को किया जाता है। अच्छा, अब उसने इस रिव्यू के बारे में बताया है कि इस रिव्यू में उसने क्या काम किया है। इन दिस रिव्यू वी डिस्कस सम ऑफ द रीसेंट एडवांसेस एट वेरियस स्टेप्स ऑफ दिस वर्कफ्लो। जो आपका बेसिक वर्कफ्लो था उसमें जो रीसेंट एडवांसेस हैं वो उन्होंने यहाँ पर डिस्कस की हैं, which we have used to improve imaging of biological specimens, जिनके अंदर imaging of biological specimens की improvement है। These include the use of new substrates and methods for sample preparation, phase plates and direct electron detectors for cryo-EM image acquisition, and the application of cryo-CL-EM, which combines spatiotemporal information about the sample from fluorescence light microscopy, ठीक है, which determine with structured information from cryo EM। यहाँ पर उसने जिस जिस चीज को इसके अंदर फोकस किया हुआ है वो बताई हुई है। There have of course been many other developments in technique and data processing that are described elsewhere। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं टेक्निक के अंदर, डाटा प्रोसेसिंग के अंदर, जो कि अलहदा और बहुत सारे पेपर्स में डिस्क्राइब्ड हैं। जो उन्होंने जिनको किया है वो आपकी क्या है कि आपकी यूज ऑफ न्यू सबस्ट्रेट एंड मेथड्स फॉर सैंपल प्रेपरेशन, फेस प्लेट्स एंड डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर्स फॉर क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेज इक्वेशन। इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ क्रायो CL-EM, और उसके अलावा विद कम्बिनेशन ऑफ स्पेशियो टेम्पोरल इंफॉर्मेशन अबाउट द सैंपल फ्रॉम फ्लोरेसेंस लाइट माइक्रोस्कोपी। ये आपके जो है वो इसने फोकस किए।